दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली फार्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि एनएसओ द्वारा रिलीज किए गए थर्ड क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ नंबर काफी डराने वाले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के डेंजरसली क्लोज जा रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और आपको बता दूं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब जाना ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब एक ऐसी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से है जो आजादी के 3 दशक बाद तक भारत को देखनी पड़ी, जिसमें भारत की स्थिति आज के पाकिस्तान से कम नहीं थी। और इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के कारण 1991 आते आते तो भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी थी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इंडिया की जीडीपी इतना अच्छा कर रही थी, दुनिया भर में भारत की जीडीपी की इकोनॉमिक ग्रोथ की मिसालें दी जा रही थी, तो अचानक भारत की इकोनॉमी को क्या हुआ और आखिर ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? तो आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम काफी डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही हम आज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हिस्ट्री के बारे में भी काफी डिटेल में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की ये लो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे भारत के लिए खतरा बन सकती है। आखिर क्यों भारत को भी एक फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल वीडियो। दोस्तों, जहां अभी दुनिया भर की इकोनॉमी कोरोना और यूक्रेन रशिया वॉर से धीरे धीरे तबाह होती जा रही है, वहीं इस साल के शुरुआत में ही वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में भारत को दुनिया की 7 सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में सबसे ऊपर रखा, जहां वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आने वाले सालों में भारत की ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 6.9% तक रहेगी। साथ ही वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना था कि अगर भारत इसी तरह अपनी ग्रोथ रेट को 7% से ऊपर बनाए रखता है तो आने वाले केवल 4 से 5 सालों में ही 2027 तक भारत इस पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये सभी बातें भारतीय होने के नाते तो काफी अच्छी लगती है, खासकर आज की दुनिया में जहां पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन से गुजर रही है। कई देशों की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है और कई देशों में इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। ऐसे में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के लिए एक नई उम्मीद की तरह लगती है, या फिर मुझे कहना चाहिए लगती थी, क्योंकि रिसेंटली अभी जो इंडियन जीडीपी के थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ सामने आई है उसने भारत और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को काफी डरा दिया है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब एनएसओ ने अपनी 2022-23 के थर्ड क्वार्टर की एक रिपोर्ट में जीडीपी के आंकड़े पब्लिश किए, तो उसमें अक्टूबर से दिसंबर की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को दिखाया गया था और ये आंकड़े सच में काफी डिसअपॉइंटेड करने वाले थे, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक इस क्वार्टर में भारत की जीडीपी केवल 4.4% ही ग्रोथ में हुई थी। और इससे और भी परेशान वाली बात यह है कि केवल इसी क्वार्टर में नहीं बल्कि इससे पहले यानी सेकंड क्वार्टर में भी भारत की जीडीपी में गिरावट देखने को मिली, जहां सेकंड क्वार्टर में भारत की जीडीपी 6.3% थी और फर्स्ट क्वार्टर में 13.2%, यानी लगातार हर एक क्वार्टर के साथ इंडिया की जीडीपी नीचे आती जा रही है। वैसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक क्वार्टर में एनुअल ग्रोथ के आंकड़े बदलते हैं, यानी साल के हर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट डिफरेंट रहना एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि कभी किसी क्वार्टर में भारत दुनिया को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है तो कभी किसी क्वार्टर में हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन किसी देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही डिपेंड करती है, इसलिए कई बार हमें हर क्वार्टर के जीडीपी आंकड़ों में काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। पर ये जो नंबर हम क्वार्टर थर्ड में देख रहे हैं, भारत और यहाँ तक कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत की इकोनॉमी से इससे कई अच्छे नंबर एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि आज के समय में बड़े पैमाने पर ज्यादातर कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को चाइना जैसे देशों से निकालकर भारत में सेटअप कर रही है। लेकिन इसके बावजूद लास्ट कुछ ईयर्स में भारत की मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से डाउन हो रही है और कहीं ना कहीं उसी का प्रभाव हमें अब जीडीपी ग्रोथ रेट पर देखने को मिला है। अब इससे परेशानी ये है कि जब इन चारों क्वार्टर का एनुअल एवरेज निकाला जाएगा तो इससे भारत की ओवरऑल जीडीपी के नंबर भी इफेक्ट होंगे और हो सकता है इस बार की इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट 6.9% ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा कम हो। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्करिंग बात यह है कि जिस तरह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टाइम के साथ कम होती जा रही है और ये ग्रोथ रेट इंडिया के लिए किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, क्योंकि इस समय भारत चारों तरफ से चाइना और अपने ऐसे पड़ोसी देशों से घिरा है जो चाहते हैं कि भारत कमजोर हो। इसी डर को जाहिर करते हुए रघुराम राजन ने भी अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस तरह से भारत की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भारत को 1950 से 1980 के दौरान इंडियन इकोनॉमी की हिंदू ग्रोथ रेट के पास लेकर जा रही है, जिस दौरान भारत की जीडीपी बहुत ही कम केवल 4% एनुअली ग्रोथ हो रही थी। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा इंडिया की ग्रोथ हिस्ट्री को समझना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 16th सेंचुरी से पहले तक भारत को दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस दौरान भारत की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का करीब 30% होल्ड करती थी। पर 17th सेंचुरी आते आते अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद से भारत की ग्रोथ स्टोरी भी स्लो हो गई, या फिर कहूं कि पूरी तरह से खत्म ही हो गई, क्योंकि ब्रिटिश राज के करीब 200 सालों के बीच भारत की जीडीपी ने ना के बराबर 0.55% ग्रोथ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उस समय भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ना बना होता और उस समय दुनिया के दूसरे देशों की तरह लगातार ग्रो करता रहता
तो आज इंडिया दुनिया में किस स्टेज पर होता, उसकी इकोनॉमी कितनी पावरफुल होती। वैसे ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है जिस पर हम आगे एक वीडियो और लाएंगे, पर अभी के लिए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे ही इंडिया को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली, तब भारत की इकोनॉमी दोबारा से इंडियन लोगों के हाथों में आई और इंडियन इकोनॉमी दोबारा से ग्रो होने लगी। और इसी तरह भारत 1950 से लेकर 1980 तक लगातार 4% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता रहा, जो आजादी से पहले की स्थिति को देखते हुए काफी बेहतर सिचुएशन लगती है। और इसी को एक तरह से अप्रिशिएट करते हुए 1978 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी के सीनियर प्रोफेसर राज कृष्णा ने भारत की इस कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट 4% की एवरेज ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया। वैसे यहाँ पर हिंदू ग्रोथ रेट नाम होने का मतलब ये नहीं है कि इसका हिंदू धर्म या फिर हिंदू लोगों से कोई लेना देना है, बल्कि यह बस एक नाम है जो उस समय प्रोफेसर राज कृष्णा के मन में आया होगा, जिसका कोई स्पेसिफिक कारण तो किसी को नहीं पता है। पर हो सकता है कि क्योंकि उस समय भारत में हिंदू मेजोरिटी काफी ज्यादा थी और भारत के अलावा दुनिया के दूसरे सभी देश काफी बेकार ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे थे, तो इसलिए प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस ग्रोथ रेट को भारत के उस समय के मेजोरिटी हिंदू किसानों से जोड़कर देखा और इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम दिया। वैसे इस दौरान भारत 4% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट से आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर भारत की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और इस ग्रोथ के बावजूद भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर रखा था, यानी प्राइवेट या फिर फॉरेन कंपनियों को भारत में खुलकर बिजनेस करने की इजाजत ना के बराबर थी। इसका एक कारण वो डर भी था कि कहीं आजादी से पहले जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया, वही वह भारत को दोबारा से ना देखना पड़े। पर इस दौरान भारत की इकोनॉमी का इस तरह क्लोज होना भारत सरकार के इतिहास में सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुई, क्योंकि इस दौरान जहां भारत 4% की एवरेज ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था, वहीं चाइना ने अपनी इकोनॉमी दुनिया भर के लिए ओपन करके अपनी ग्रोथ रेट को 10 से 12% एनुअली तक पहुंचा दिया था। 1990 तक भारत की खराब हालत और ऑलमोस्ट खत्म हो चुके फॉरेन रिजर्व को देखते हुए भारत की कांग्रेस सरकार ये समझ चुकी थी कि अब उन्हें भी भारत की इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए ओपन करना होगा, जिसके बाद इंडिया में 1991 के समय एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए, जहां एलपीजी वर्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके बाद भारत की मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत होती है, जिसमें भारत ने समय के साथ 6 से 7% एनुअल ग्रोथ रेट देखी और 2006 से लेकर 2024 तक भारत की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 6.19% तक रही है। वैसे ये इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती थी, पर कोरोना वायरस और यूक्रेन रशिया वॉर के कारण 2020-21 में भारत की इकोनॉमी में -23.9% का एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। पर जल्द ही भारत ने इस डाउनफॉल को रिकवर भी किया, लेकिन अब दोबारा से दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट शुरू हो चुका है, जिसके चलते दुनिया के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रैक इन्वेस्टर बैंक था। इसके बाद से ही अमेरिका के कई और बैंक पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी में भी लगातार देखने को मिल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि मानो भारत की जीडीपी का डाउनफॉल दोबारा से शुरू हो चुका है। चलिए डिटेल में उन रीजन को समझते हैं जिनके कारण भारत अगेन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब जा रहा है। तो भारत की इकोनॉमी के इस तरह डाउनफॉल के मेन 3 रीजंस है। फर्स्ट, लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड, हाई इंटरेस्ट रेट और थर्ड है डाउनफॉल ऑफ ग्लोबल ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि कैसे अडानी स्टॉक पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने भारत की पूरी स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारतीय स्टॉक मार्केट पर से एक विश्वास कम हुआ है। ऐसे में भारत की स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले से कम रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भले ही हम अभी चाइना या फिर दूसरे देशों से जीडीपी में मुकाबला करने की बात करते हैं, पर अभी भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इतना बेहतर नहीं है कि भारत के बिजनेसेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। अभी भी भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कों की हालत काफी बेकार है, ट्रेनों से सामान पहुंचने में कई दिनों का समय लग जाता है और किसी बिजनेस के पेपर वर्क को पूरा करने में लंबे समय तक सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और ये सभी चीजें मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बना पाती है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में सिंगापुर या फिर चाइना जैसे कई देश भारत से आगे निकल जाते हैं और अभी भी हमें यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि भले ही दुनिया भर की कंपनियां चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप निकालना चाहती है, लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना काबिल ही नहीं है कि वह तुरंत इन सभी कंपनियों को संभाल सके। इसलिए कई कंपनियां ऐसी है जो भारत में आने के बजाय वियतनाम जाना पसंद कर रही है और ये भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, भारत की टैक्स पॉलिसी। अगर आप भारत का टैक्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो आज के समय भी भारत दुनिया के ऐसे देशों में गिना जाता है जहां कॉर्पोरेट टैक्सेस 30 से 35% तक लिया जाता है और ये सच में काफी बड़ा नंबर है।
इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज ऐसे देशों में जाना पसंद करती है जहां पर टैक्स काफी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए सिंगापुर और सऊदी अरेबिया। अब सेकंड पॉइंट है हाई इंटरेस्ट रेट। कोरोना और यूक्रेन वॉर के बाद से ही भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता जा रहा है। मई 2022 और फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट को 2.5% तक बढ़ा दिया। अब इससे होता क्या है कि बैंक अपने लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। यानी अब अगर आपको इंडियन बैंकों से लोन लेना है तो आपको पहले से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लेना होगा। इससे एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जनरेट होता है जिससे पूरी इकोनॉमी में करेंसी फ्लो कम होता है, क्योंकि अब लोग बैंकों से हाई इंटरेस्ट रेट के कारण लोन लेना कम कर देते हैं और इससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी थम जाती है, नए बिजनेस को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। तीसरा पॉइंट है डाउनफॉल ऑफ ग्लोबल ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट WESP ने 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हुए कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से दुनिया ने कई आपदाओं को देखा है और अब यूक्रेन वॉर के कारण हाई इन्फ्लेशन, इन सब चीजों ने मिलकर दुनिया भर में फूड एंड एनर्जी क्राइसिस को खड़ा कर दिया है। इससे ओवरऑल दुनिया भर के देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है। इसलिए 2023 के पूरे साल में वर्ल्ड GDP केवल 1.9% एनुअल ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, जो इस पूरी सदी का सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट है। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि भारत की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भी बुरा हाल हो रहा है। हमारे पड़ोसी देशों को ही देख लो आप, कई तो पूरी तरह कोलैप्स कर चुके हैं और बचे हुए इसी राह पर चल रहे हैं। ऐसे में अगर भारत 4% से भी ग्रो करे तब भी ये एक फिनोमिनल ग्रोथ से कम नहीं होगी। लेकिन इंडिया के साथ परेशानी यह है कि जिस तरह से इंडियन ओशन में चाइना अपनी पावरफुल इकोनॉमी और मिलिट्री की मदद से भारत को घेर रहा है, ऐसे में भारत को ये लो इकोनॉमी ग्रोथ का सीधा फायदा चाइना को मिलेगा। और अगर हमें चाइना के एग्रेशन के खिलाफ खड़ा होना है तो हमें इकोनॉमिकली ताकतवर होना ही होगा, क्योंकि आज के समय में भी चाइना का डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 250 बिलियन US डॉलर है। वही भारत का डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 75 बिलियन US डॉलर है, जिसमें से भी करीब 70% डिफेंस बजट तो हमारा सोल्जर्स की सैलरी और पेंशन में चला जाता है, जबकि चाइना अपना ज्यादातर बजट अपनी सेना को और एडवांस बनाने में खर्च कर रहा है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में चाइना जल्दी ही किसी न किसी देश को इन्वेड करने वाला है। अब इसकी ज्यादातर पॉसिबिलिटी ताइवान है। लेकिन अगर इंडिया इसी तरह इकोनॉमिकली और डिफेंस सेक्टर में चाइना से कमजोर रहा तो 1962 की तरह भारत को शायद दोबारा से चाइना के साथ एक जंग लड़नी पड़ सकती है। ऐसे में भारत का तैयार होना और ताकतवर रहना काफी जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत को चाइना के अग्रेशन से ही बचना है और उसे एक ताकतवर मिलिट्री के साथ जवाब देना है तो उसके लिए भारत को कम से कम 10 ट्रिलियन के इकोनॉमिक GDP ग्रोथ के आंकड़े को क्रॉस करना होगा। और इसलिए भारत और दुनिया भर के लोग इस भारत की GDP क्वार्टर के ग्रोथ रेट को देखकर चिंता में हैं, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो भारत का 10 ट्रिलियन US डॉलर GDP का ये गोल और भी टाइम पीछे धकेल दिया जाएगा, जो कि भारत की सिक्योरिटी और भारत के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब फार्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने भारत की इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई तो उनका यह बयान भारत की इकोनॉमी पर कोई अटैक नहीं है बल्कि भारत को एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि भारत के लिए एक डिकेड गोल्डन एरा है जहां भारत लगभग दुनिया के सभी ताकतवर देशों के साथ एक अच्छे रिलेशन शेयर कर रहा है। ऐसे में इंडिया का पोटेंशियल है कि वह इन रिलेशन की मदद से इस पूरी दशक में अपनी एक फिनोमिनल ग्रोथ के जरिए चाइना और भारत के बीच बनी इकोनॉमी की इस खाई को भरकर GDP के मामले में चाइना के सबसे करीब जा सके या फिर उसे क्रॉस कर सके। वैसे इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो के अंत तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।